Fundamentally, firstly, a very warmest welcome regards A1 Education Point. This side, Aman Kumar, the Faculty of English Language to all of yours. So, today I'm gonna teach you about the next topic of our English language that is tense. जी, आज मैं आप सभी को टेंस टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं और सभी को टेंस टॉपिक के विषय में विस्तार पूर्वक बताऊंगा. I would deliver a deeply knowledge about the topic of tense with all of you. So now, listen to me very carefully before I start the class. I can take one thing that please listen to us very carefully and that is very deepful video to all of you. जी, आप सभी टॉपिक्स को ध्यान से सुनेंगे ऐसी आशा है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर इस विषय के अंदर आपको एक अत्यंत ही गहराई भरी जानकारियां देखने को मिलेगी. जी, so let's start again the topic of tense. Firstly, I must give you this knowledge that what is tense because the topic of today is tense. जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंस है, लेकिन एग्जैक्टली टेंस होता क्या है? सो टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है, आप सभी वाली बातें जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन दैट व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ टेंस इन एडवांस इंग्लिश? Listen to me very carefully. I said in advanced English. If anyone would ask about the tense that you read English perfectly, that what is the definition of tense in advanced English, then you will get the answer perfectly in advanced English because you read English perfectly. जी, कहने का मतलब ये है, आशय ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप इंग्लिश पढ़ते हैं, आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो बताइए टेंस की परिभाषा क्या होगी? लेकिन वो परिभाषा, वो डेफिनेशन इन एडवांस इंग्लिश, तो जब आप आंसर कर सकते हैं कि जी ये परिभाषा होगी, a tense is a word, a tense is a time that is tell us the time that work has done in present, in future or present or past, that is called tense. कहने का मतलब ये है कोई भी ऐसा समय या कोई भी ऐसा शब्द जो हमें समय का बोध कराए, टेंस कहलाता है, काल कहलाता है. एक बार पुनः मैं आप सभी को बताता हूं, कोई भी ऐसा समय या कोई भी ऐसा शब्द जो हमें समय का बोध कराए और कौन सा काम प्रेजेंट में हुआ है, कौन सा फ्यूचर में हुआ है, कौन सा पास्ट में हुआ है, इस चीज से अवगत कराए, टेंस कहलाता है. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस इन एडवांस इंग्लिश. एंड नाउ we have started about the tense very deeply. That firstly, so there are three components of tenses. बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, यूपीपीएससी हो, आई मीन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेंस टॉपिक आप लोगों के लिए मस्ट है. तो इसीलिए आज का जो टॉपिक रखा है मैंने डीपली, वो टेंस को रखा है. देयर आर थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ टेंसेस. यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है कॉम्पोनेंट्स. कॉम्पोनेंट्स का मतलब कहीं ना कहीं तत्व भी होता है. कंपोनेंट्स का मतलब कहीं ना कहीं तत्व भी होता है, लेकिन तत्व होने के साथ साथ वो आपको इस तरीके से भी बताना है कि कंपोनेंट्स को आप तत्व के साथ साथ प्रकार वर्ड के रूप में भी यूज कर सकते हैं. जी, इन एडवांस इंग्लिश आप कहीं पर काइंड वर्ड यूज करते हैं, कहीं पर टाइप के, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस. और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ग्रामर के साथ साथ आपके स्पीकिंग पर, आपके इंग्लिश को एडवांस बनाने पर भी काम करूंगा. आई विल वर्क ऑन इट, दैट्स व्हाई मैं अब कर रहा हूं. तो आपसे आप प्रकार के लिए आप काइंड वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ओके. आई एम नॉट थिंक दैट इज रॉन्ग. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, बिल्कुल सही है, टाइप्स भी सही है, बट आप थोड़ा एडवांस लेवल पर जाके इन वर्ड्स को रिप्लेस करके लिख सकते हैं कंपोनेंट्स. So if anyone would ask you about the topic of tenses and it is kinds, अगर आपके इसके से कोई इसके टेंस की काइंड्स के बारे में पूछना है तो आप काइंड्स और टाइप्स की जगह कंपोनेंट्स वर्ड को यूज कर सकते हैं. Then you will get the answer in front of others. There are three components of tenses. As I earlier told you, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कंपोनेंट्स हम केवल प्रकार बताने के लिए यूज कर सकते हैं इन एडवांस इंग्लिश. अगर आपको किसी भी चीज का कोई प्रकार बताना है तो आप कंपोनेंट वर्ड यूज कर सकते हैं उसके प्रकार को बताने के लिए, रिप्लेस ऑफ काइंड्स एंड टाइप्स. दैट इज वेरी बेसिक इंग्लिश एंड दैट इज एडवांस इंग्लिश. तो आपको एडवांस इंग्लिश में रिप्लाई करना है, आपको एडवांस इंग्लिश में बताना है कि कंपोनेंट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं. कंपोनेंट्स एग्जैक्टली प्रकार ही होते हैं एंड देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ टेंसेस. फर्स्ट इज पास्ट, सेकंड इज प्रेजेंट एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर.
जी, आपको बोलना भी इस तरीके से ही है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि मैं ग्रामर के टॉपिक के साथ साथ आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपका वे ऑफ टॉकिंग पर भी हम लोग फोकस करेंगे. सो then you will get the answer in front of others. There are three components of tenses. First is past, second is present, and the last one is future. अब आप लोगों ने एक चीज को अगर नोटिस किया है, गौर किया होगा, मैंने बोला देयर आर थ्री components ऑफ टेंसेस. इन एडवांस इंग्लिश components प्रकार के लिए यूज कर सकते हैं इस वर्ड को. फर्स्ट इज पास्ट, बोलने का तरीका भी यही होना चाहिए. फर्स्ट इज पास्ट, सेकंड इज प्रेजेंट, एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर. मैंने पहले पास्ट क्यों लिया, प्रेजेंट बाद में क्यों लिया, और फ्यूचर तो लास्ट में होता ही है. सो हमारी जो ग्रामेटिकल बुक्स होती है, ग्रामर होती है, और आप पढ़ते भी आते हैं बिगनिंग से, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ योर स्टडी एजुकेशन लेवल, आप पढ़ते आते हैं उस चीज को परफेक्टली कि पहले प्रेजेंट रहता है. बट दैट इज वेरी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ग्रामेटिकल, बिकॉज इन ग्रामेटिकल रूल पहले पास्ट आएगा, उसके बाद प्रेजेंट, देन आएगा फ्यूचर. अब टेंस के प्रकार में पहले पास्ट ही क्यों आता है, आई विल लेट यू नो वेरी परफेक्टली विद गिवन एग्जांपल. समझिए एंड थिंक अबाउट इट कि व्हाई शुड वी टॉक अबाउट द पास्ट इन द फर्स्ट मैनर अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टेंसेस. कि हम जब टेंसेस के प्रकार बताते हैं तो उसमें मैंने पहले पास्ट यूज क्यों किया, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं, एवरी वर्क शुड बी फर्स्टली डन इन पास्ट. सारे कार्य पहले पास्ट में होते हैं, बाद में प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल, A1 एजुकेशन पॉइंट, पहले इसकी ओपन अप होने की बात हुई थी, फिर ये ओपन अप हुआ, तो पहले क्या हुई है बात, आज ये ओपन हो गया है, एंड आई एम टीचिंग यू हियर, आज मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ. अब मेरा पढ़ाना क्या है, प्रेजेंट है. लेकिन अगर इसके खुलने की बात नहीं की गई होती तो क्या होता, वो पास्ट है, क्योंकि पहले बात किसमें की गई, पास्ट में खुलने की बात की गई. पहले काम किसमें हुआ है, पास्ट में हुआ है. सेकंड चीज, जब मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है, प्रेजेंट है. तो पहले काम हमेशा पास्ट में होता है, देन प्रेजेंट, एंड देन फ्यूचर. यही कारण है कि पहले पास्ट आता है. आई शेल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल अबाउट द पास्ट. मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ पास्ट के लिए कि पहले पास्ट क्यों आता है. हम सभी लोग स्कूलों से पढ़कर आते हैं, कॉलेज से पढ़कर आते हैं. राम एक लड़का है या पंकज एक लड़का है. पंकज ने स्कूल में एडमिशन लिया, राम ने स्कूल में एडमिशन लिया. पंकज 10th क्लास में है, राम 9th क्लास में है. लेकिन राम आज 9th में पढ़ रहा है और पंकज आज 10th में पढ़ रहा है. लेकिन 10th में पढ़ने से पहले पंकज किस में था, 9th में था. और राम 9th में पढ़ने से पहले किस में था, 8th में था. तो अगर वो 8 पास आउट कर नहीं करता तो राम 9th में नहीं पहुंच पाता, और अगर पंकज 9th पास आउट नहीं करता तो वो 10th में नहीं पहुंच पाता. दैट्स व्हाई आई टोटली, मेरा कहने का मतलब ये है कि काम हमेशा पहले पास्ट में होता है, उसके बाद प्रेजेंट में जाता है. इसीलिए इफ एनीवन वुड आस्क यू अबाउट द टॉपिक ऑफ टेंसेस एंड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टेंसेस, देन यू विल गेट द आंसर. फर्स्ट इज पास्ट, सेकंड इज प्रेजेंट, एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर. आपको बोलना इस तरीके से कि पहले पास्ट आता है, फिर प्रेजेंट, एंड देन फ्यूचर. क्योंकि A1 एजुकेशन पॉइंट नामक संस्था पहले खोलने की बात की गई थी. आज मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो आज मेरा पढ़ाना क्या है, प्रेजेंट है, और आप पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट है. बट अगर इसकी पहले ओपन अप होने की बात नहीं होती तो ये खुल पाता नहीं. इसीलिए काम हमेशा पास्ट में पहले होता है. तो पहले जब हम भी किसी कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो पहले क्या करेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, एंड देन फ्यूचर. आफ्टर दैट let's come to the definition of past. That what is the definition of past tense? So I'll show you that when the work has done in the past, that is called past. It's very simple and easiest way. यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया easiest in superlative degree. बट आप easiest वर्ड यूज ना करके एडवांस में आपका एक वर्ड होता है बेटा effortless. effortless को आप एडवांस इंग्लिश में यूज कर सकते हैं. ऐसी कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा आसान, वो बोलते हैं कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो वहां पर आप effortless वर्ड यूज कर सकते हैं. सो टेंस इज वेरी effortless टू ऑल ऑफ यू, इट इज एडवांस इंग्लिश टू ऑल ऑफ यू. सो डेफिनेशन थी हमारी, वर्क व्हेन द वर्क इज डन इन पास्ट. जब भी कोई काम हमारा पास्ट में होता है, कोई काम हमारा भूतकाल में होता है, वो हमारा पास्ट टेंस कहलाता है. बट नाउ द क्वारीज इज, नाउ द क्वेश्चन इज कि पास्ट टेंस की व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पास्ट टेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज. कि इस पास्ट टेंस का इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, या किस तरीके से इसने अपनी महत्व को, अपनी इंपॉर्टेंस को, अपनी एसेंशियलनेस को लोगों को बताया है. So listen to me very carefully.
पास्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें काम भूतकाल में होता है, जो काम हो चुके होते हैं वो क्या कहलाता है? पास्ट टेंस कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, A1 एजुकेशन पॉइंट खुल चुका, पास्ट में हो गया है, अब रनिंग में है, प्रेजेंट चल रहा है। सो जैसे या जो भी काम कर्ता के द्वारा, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट के द्वारा पास्ट में हो गए हैं, वो आपका कहलाता है पास्ट टेंस। अब यहाँ पर मैंने लिखा है डेफिनेशन ऑफ डोर एंड सब्जेक्ट। बात आई है सब्जेक्ट की या डोर की, तो बता दूं सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, और इसी सब्जेक्ट को आप एडवांस में डोर बोल सकते हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी काम को करने वाला व्यक्ति या तो सब्जेक्ट कहलाता है इन बेसिक, और इन एडवांस इंग्लिश यू कैन से डोर। किसी भी कार्य को करने वाला, किसी भी काम को करने वाला क्या कहलाएगा? डोर या सब्जेक्ट कहलाएगा। उसके बाद एनी एक्ट ऑफ एनी सेंटेंस दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि किसी भी वाक्य का कोई भी काम अगर किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, किसी वस्तु के द्वारा हो रहा है, वो क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन ऑफ पास्ट क्या है, जब काम किसमें होता है बेटा? पास्ट में होता है, भूतकाल में होता है। अब यही पास्ट सेंटेंस भी चार तरह के होते हैं। देयर आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ पास्ट। फर्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड इज पास्ट कंटीन्यूअस, थर्ड इज पास्ट परफेक्ट, and the last one is past perfect continuous. So there are the components of past. There are the components of past, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो पास्ट इंडेफिनिट। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, पास्ट इंडेफिनिट। तो बेटा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, ये अपने आप में थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन लेके चलता है अपने साथ में। स्पेसिफिकेशन इन द सेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव वाक्य होते हैं, जो असर्टिव वाक्य होते हैं, उनमें आप हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब in the affirmative of past indefinite tense, but only in past indefinite tense। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ऐसा होता है, बट वो चीज मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पर किस तरीके से होती है। नाउ योर फोकस इज ऑन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, जो इसके असर्टिव सेंटेंस होंगे, जो इसके असर्टिव दैट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, उसमें देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। There is no helping verb. उसमें आपको कोई helping verb नहीं, you should use only the second form of verb. इसमें आपको verb की second form यूज करनी होती है। तो अगर कहीं पर आपको कहा जाए identify the sentences या identification of any sentence, then you will get the answers. The most biggest identification of this sentence that it is used in the verb की second form. It is used with the use of second form of verb. यानी कि ये जो यूज किया जाता है verb की second form के साथ यूज किया जाता है। That's why इसमें कोई helping verb नहीं होती है। After that, let's come back to the topic again. Past indefinite. Past indefinite एक सेंटेंस ऐसा है जिसके अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जी, केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। एक चीज आप ध्यान रख लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। सेकंड चीज जो इसमें है कि काम आपका हो चुका होता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दो दे के बताऊं, वह स्कूल जाता था, बिकॉज द रूल ऑफ ग्रामर, द रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कंप्लीटली एंड परफेक्टली टेल अस, वो रूल हमसे ये बोलता है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है। That's why we can't use any type of helping verb in this type of sentence assertive of past indefinite tense। कहने का मतलब ये है कि हम पास्ट इंडेफिनिट के किसी भी टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। एंड दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेंशियल आइडेंटिफिकेशन दैट के अगर किसी भी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि वो किसका होगा? पास्ट इंडेफिनिट का। बट इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। जिस सेंटेंस में विदाउट हेल्पिंग वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही हो, आई रिपीट अगेन टू ऑल ऑफ यू, जिस भी सेंटेंस में विदाउट हेल्पिंग वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, वहां पर क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। सो बच्चों, स्टूडेंट्स, आई मीन टू से दैट देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दैट इज राइट, बट ओनली इन दैट टाइप ऑफ अफर्मेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के केवल और केवल असर्टिव और अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बट
अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में, सो देयर इज हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, एंड डिड इज फॉर बोथ सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, आपके दोनों ही सब्जेक्ट में, आपके दोनों ही सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, बशर्त, बट बात एक है कि वो पास इंडेफिनिट का नेगेटिव हो, क्योंकि अगर अफर्मेटिव होगा तो वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। Earlier I told you very perfectly you can't use any type of helping verb in this type of sentence of assertive in past indefinite tense। जी, आप केवल और केवल past indefinite के नेगेटिव में, केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव टॉपिक में डिड यूज कर सकते हैं, वो भी दोनों सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। अब सिंगुलर के साथ क्या यूज करना, प्लूरल के साथ क्या यूज करना है, दोनों के साथ ही डिड यूज करना है। क्या यूज करना है, डिड। मोस्टली ऐसा नहीं होता है। इन एवरी सेंटेंस वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स, फर्स्ट इज फॉर सिंगुलर, सेकंड इज फॉर प्लूरल। जी, हर किसी सेंटेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, एक होती है सिंगुलर के लिए, एक होती है प्लूरल के लिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। वी हैव ओनली वन हेल्पिंग वर्ब इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, ओनली डिड, एंड दैट इज यूज्ड फॉर बोथ सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल। ये दोनों सब्जेक्ट में यूज होंगे, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। अब अगर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब डिड आ रही है और वर्ब की फॉर्म, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट आ रही है। क्या आ रही है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो पास्ट इंडेफिनिट की में अफर्मेटिव में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन when we talk about the negative sentence of past indefinite tense, जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, तो वहां पर केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म ही आती है। कहने का मतलब ये है, अगर आसान शब्दों में कहूं, आसान अल्फाजों में कहूं कि केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, नेगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। और साथ में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज आप कर सकते हैं। यस, यू कैन यूज द डिड इन द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप डिड का यूज कर सकते हैं एज एन हेल्पिंग वर्ब, बट इन द नेगेटिव। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन, बट लेट मी फर्स्ट क्लियर यू, मैं क्लियर कर देता हूँ, रिपीट अगेन ताकि समझ में आ जाए। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब, बट इन नेगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस with helping verb did and the with the first form of verb। अब आते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड पर। सो पास्ट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड में भी आप यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सेकंड फॉर्म में यूज करनी है, आप फर्स्ट फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं परफेक्टली। सो अब इस सेंटेंस के, इस टेंस के जो इंटरोगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड है, वो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। जिस तरीके से आपने अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करके इसको परफेक्टली कंप्लीट अंडरस्टैंड किया, गेट किया, नेगेटिव में आपने डिड यूज किया दोनों सिंगुलर प्लूरल के लिए, ऐसे इंटरोगेटिव में बस क्या होगा, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूं, डिड यू कॉल्ड मी, डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे बुलाया था, तो बस स्टार्टिंग में आपको हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, वट एवर द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस, इट इज सिंगुलर प्लूरल, सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी, आपको वहां पर डिड ही यूज करना है, स्टार्टिंग में यूज करना है। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सिंपल वे है। अब इन सेंटेंस को आपको किस तरीके से बनाना है, किस वे में बनाना है, उस तरह की एक्सरसाइज मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। जब तक के लिए आप हमारे इस चैनल A1 एजुकेशन पॉइंट से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स अ लॉट। In next video, I will let you know about the next topic in interrogative first and second। मैं काफी डीपली और एक्सरसाइज को किस तरीके से आपको करना है, पास्ट इंडेफिनिट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई the past indefinite tense that it is past indefinite or not, and what is the basic and fundamental rules of to make the sentence of past indefinite tense, I will let you know in the next video। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।